अभी बीती 4 जनवरी 2025 को केरला पुलिस पुडुचेरी में रहने वाले 2 इंटीरियर डिजाइनर्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार होने के बाद उन दोनों का पुलिस से पहला सवाल था कि आखिर आपने 19 साल के बाद हमें पकड़ा कैसे। आज की ये सच्ची घटना आधारित है एक ऐसे केस पे जिस केस को सुलझाने में पुलिस के दिमाग के साथ साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं अक्सर एआई को दो धारी तलवार कहती हूँ। शायद आप में से बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे। कृपया मुझे कमेंट में ये बात बताएं जरूर, क्योंकि एआई के जहाँ दुनिया भर के नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। वहीं पे अगर तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, और ऐसा ही फ़ायदा हमें देखने को मिला इस केस में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपराधियों को पकड़ने में। आइए पहले पूरी घटना सुनते हैं। बात है 2006 की। केरला में कोल्लम जिले में रहने वाली रंजनी नाम की एक लड़की को प्यार हो जाता है, वहीं उसके पास में ही रहने वाले दिविल कुमार से। दिविल कुमार जो कि एक आर्मी मैन था, भारतीय सेना में तैनात था, वो भी रंजनी से बहुत प्यार करता था। वो दोनों जब भी मिलते अक्सर एक दूसरे के करीब आ जाते, और इसी दौरान रंजनी गर्भवती हो जाती है। रंजनी कई सालों से उनका प्यार चला रहा था, यहाँ तक कि वो दोनों इतने अच्छे प्रेमी थे, इतना अच्छा उनका रिश्ता चल रहा था कि अक्सर उनकी उम्र के लड़के लड़कियां उनकी मिसालें दिया करते थे। सबको लगता था कि आने वाले समय में शादी करने वाले हैं, और यही रंजनी को भी लगता था। रंजनी को लगता था कि दिविल मुझसे शादी करेगा ही करेगा। रंजनी गर्भवती हो जाती है। रंजनी जब दिविल से कहती है कि हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, दिविल हर संभव कोशिश करता है रंजनी को ये समझाने की कि उसे ये बच्चा गिरा देना चाहिए। पहले वो रंजनी से प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि हम दोनों को शादी करनी है, और शादी के वक्त पे अगर तुम गर्भवती होगी दुनिया बहुत तरह की बातें करेंगी, मेरे परिवार वाले भी इस बात पर सवाल खड़ा करेंगे, तो इसलिए इस बच्चे को गिरा दो, हम शादी कर लेंगे, उसके बाद जितने तुम कहोगी हम उतने बच्चे पैदा कर लेंगे। लेकिन रंजनी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि मैं किसी भी वजह से मासूम बच्चे की, जो मेरे गर्भ में पल रहा है, मैं उसकी जान नहीं लूंगी और मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। दिविल बाद में धमकाता है, गुस्सा भी करता है, रिश्ता तोड़ने की भी बात करता है, लेकिन रंजनी नहीं मानती और दिविल नाराज होकर उससे रिश्ता खत्म करके चला जाता है। रंजनी परेशान होती है बड़े दिन तक। धीरे धीरे उसका गर्भ दिखने लग जाता है। जब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटी दुनिया क्या कहेगी, तुझे ये गर्भ गिरा देना चाहिए, तुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, तो रंजनी अपनी माँ के सामने भी सख्त लहजे में कहती है कि माँ कुछ भी हो जाए, बस मुझे आपका साथ चाहिए, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। माँ आखिर माँ होती है, और माँ समझती है कि एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है तो एक माँ उससे कितना अटैच हो जाती है। सो रंजनी की माँ सतम्मा रंजनी का साथ देती है, और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इस बच्चे को नहीं गिराना है तो मैं तुम्हारा इस बच्चे को साथ पैदा करने में साथ दूंगी। अब आस पड़ोस में बातें बननी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि दिविल कुमार के घर पर भी बात जाती है कि रंजनी जो है गर्भवती है, तो वो लोग तरह तरह के बातें बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दिविल कुमार भी अपने यार दोस्तों को कहना शुरू कर देता है कि पता नहीं कहाँ मुंह काला किया होगा, पता नहीं किसका बच्चा होगा, ये मेरा बच्चा नहीं है। दिविल की फैमिली भी रंजनी की काफ़ी बदनामी करती है। इस बदनामी से बचने के लिए रंजनी की माँ उसे वहाँ से दूर ले जाती है ताकि वहीं पर बच्चे को जन्म दिया जाए, ताकि लोगों में और ज़्यादा बातें ना बने। एससीटी नाम के हॉस्पिटल में रंजनी को एडमिट करवा दिया जाता है। अब जब रंजनी एडमिट थी और बच्चे होने वाले थे, क्योंकि वो मैं बच्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रंजनी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जब डिलीवरी होने वाली थी तो अनिल कुमार नाम का एक शख्स सतम्मा के पास आता है, और सतम्मा के पास आकर कहता है कि आंटी हॉस्पिटल में तरह तरह की बातें बन रही हैं, क्योंकि जब बच्चे के बाप का नाम आप लोगों से पूछा गया तो आप लोग बता नहीं पाए, जिस वजह से हॉस्पिटल में बातें बन रही हैं, और मुझे पता चला कि आप लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं है, और क्योंकि मैं आपके ही ज़िले का, कोल्लम ज़िले का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे बताइए मैं किस तरीके से काम आ सकता हूँ। अगर सिजेरियन बच्चा होगा तो आप लोगों को खून की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि किसी तरह की फाइनेंशियल मदद चाहिए या कुछ और चाहिए तो मैं यहीं पर हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। और उसके बाद सतम्मा बताती है कि अनिल कुमार आस पास ही रहा, यहाँ तक कि डिलीवरी के टाइम पर भी वो सतम्मा के साथ ही खड़ा रहा। और
दो जुड़वां बेटियों को, जैसा कि मैंने बताया था, दो जुड़वां बेटियों को रंजनी जन्म देती है। उन बच्चियों के पैदा होने के बाद भी अक्सर उनसे मिलने अनिल कुमार आता रहता है और फिर अनिल कुमार सतम्मा से कहता है कि आंटी देखिए, आप उधर अगर अपने गांव में वापस जाती हो तो पहले ही वहां बदनामी हो चुकी है और अब और ज़्यादा बातें बनेंगी, तो क्यों ना मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार रहते हैं, मैं पड़ोस में ही आपको एक जगह पे किराए का मकान दिलवा देता हूँ, ताकि रंजनी के लिए भी आसानी हो जाएगी और वो चैन सुकून से अपनी बेटियों को पाल सकेगी। और अनिल कुमार आंचल नाम की एक जगह पे उन दोनों को किराए का एक मकान दिला देता है। उस मकान में भी अक्सर अनिल कुमार आता जाता रहता है। बच्चियों के पैदा होने के बाद रंजनी राज्य महिला आयोग में एक लेटर भेजती है। उस लेटर में वो दिविल कुमार की सारी डिटेल लिखती है, वो कहाँ जॉब करते हैं, उनका क्या रेजिमेंट नंबर है, सारी डिटेल के साथ वो रिक्वेस्ट करती है कि दिविल कुमार मेरी बच्चियों का पिता है और मेरी बच्चियों का और दिविल कुमार का डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि मेरी बच्चियों को उनका हक मिले। और उसके बाद रंजनी आकर आंचल में उस किराए के मकान में रहने लग जाती है। अब आता है 10 फरवरी 2006 का दिन। अनिल कुमार आकर रंजनी की माँ सतम्मा से कहता है कि आप स्थानीय पंचायत कार्यालय में जाकर दोनों बच्चियों का पंजीकरण करवाइए। अब क्योंकि पंजीकरण करवाना एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य था, तो सतम्मा अनिल कुमार के कहते ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर स्थानीय पंचायत भवन में चली जाती हैं। और जैसे ही सतम्मा वहाँ से वापस आती हैं, वो घर का नज़ारा देखकर दहल जाती है। रंजनी का गला कटा हुआ था। ना सिर्फ रंजनी का, उनके पास में ही दो छोटी छोटी मासूम बच्चियां दोनों मरी पड़ी थी और दोनों का गला कटा हुआ था। रंजनी तुरंत सतम्मा माफ़ कीजिएगा, सतम्मा तुरंत पुलिस को कॉल करती हैं। तुरंत पुलिस आती है, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब घटनाक्रम का मुआयना लेने के बाद पुलिस वाले आस पड़ोस में पता करते हैं कि क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि एक बाइक आई थी, उस बाइक सवार ने ही शायद इन बच्चियों का और रंजनी का खून किया है। कुछ लोगों ने उस बाइक का नंबर नोट कर लिया था। बाइक के नंबर का जब पता किया जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन का जब पता किया जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किसी राजेश कुमार के नाम पर होता है, जिसका जो पता था वो पठानकोट भारतीय सेना का था। अब पठानकोट जाने पर पुलिस को पता चलता है कि राजेश कुमार और दिविल कुमार यहीं पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट में पोस्टेड थे, लेकिन वो दोनों पुलिस के वहां पहुंचने से पहले भाग चुके होते हैं। अब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती कि ये पूरा मामला दिविल कुमार के कहने पर ही रचा गया है। दिविल कुमार के कहने पर ही राजेश अनिल कुमार बनकर पहले उन दोनों माँ बेटी के करीब आया, फिर घर से दूर उन दोनों को किराए पर मकान दिलवाया ताकि उनकी हत्या करना आसान हो जाए। पुलिस हर संभव कोशिश करती है, सब जगह छापे मारे जाते हैं, सभी संभावित जगहों पर छापे मारे जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। घर वालों से भी उन दोनों ने संपर्क अपना बिल्कुल खत्म कर दिया था। सतम्मा के कहने पर 2013 में ये मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई भी अपनी हर संभव कोशिश करती है। सब तरीके से पता करने के बाद सीबीआई भी हथियार डाल देती है और उन दोनों को भगोड़ा साबित करके केस को बंद कर दिया जाता है। अब मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। साल दर साल बीतते रहते हैं और दम तोड़ देती है सतम्मा की न्याय पाने की आशा। और फिर केरला पुलिस एक टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम का गठन करती है, जिसमें एडीजीपी मनोज अब्राहम उस टीम को संभालते हैं, उस विंग को संभालते हैं। उनके सामने जब वो लोग पुराने केसेस को, पुराने जो फाइलें बंद पड़ी हैं उन केसेस को निकालते हैं और देखते हैं कि एक ऐसा केस सामने आता है जिसमें दो मासूम बच्चियों को, नवजात बच्चियों को एक तरह से कहिए, और उनकी माँ को मारा गया था। अब मनोज इब्राहिम के सामने, जो एडीजीपी मनोज इब्राहिम, उनके सामने जब ये केस आता है तो कुछ पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि सर, क्योंकि ये मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है तो हमारे पास करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इस केस को तो सीबीआई ही संभालेगी। लेकिन न जाने क्यों मनोज इब्राहिम जी इस केस से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि उन्हें इस केस पर वर्क करना चाहिए। दो मासूम बच्चियों को, जिन्होंने सिर्फ 17 दिन ही जिया था, उनका कत्ल करने वाला, उनकी माँ का कत्ल करने वालों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अब मनोज इब्राहिम जी इस केस को शुरू करवा देते हैं, इस केस की फाइल खुलवा देते हैं और इस मामले में वो लोग मदद लेते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस वाले राजेश और दिविल कुमार की 19 साल आगे की, क्योंकि ये मामला 2006 का था और अब 2023 आ चुका था जब इस मामले को रीओपन किया गया था, और तब तक पुलिस वालों को भी पता था उन दोनों की शक्लें, उनका
चेहरा मोहरा सब कुछ बदल चुका होगा और पुलिस के लिए उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। अब एआई की मदद से उन दोनों के 18-19 साल बड़े फोटोज तैयार करवाए जाते हैं। उन फोटोज में हर तरीके के फोटो तैयार करवाए जाते हैं, बालों के साथ, बिना बालों के साथ, मूछों के साथ, दाढ़ी के साथ, बिना मूछों दाढ़ी के साथ, अलग अलग तरीके के उनके फोटो तैयार करवाने के बाद सोशल मीडिया पर उन फोटोज का मिलान किया जाता है। अब बहुत दिन तक ये कार्य चलता रहता है और फिर बहुत लोगों से उन दोनों की शक्लें अक्सर मैच भी होती रहती हैं, किसी से 10%, 20%, 30%। फिर एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक फोटो का मिलान होता है एक आदमी की शादी की फोटो से, लेकिन उसका नाम प्रवीण कुमार था, लेकिन उस फोटो का मिलान 90% हुआ था। डिटेल्स पता करने पर पता चलता है कि ये प्रवीण कुमार पुडुचेरी में इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करता है। जब पुडुचेरी में इसके घर पे दबिश दी जाती है और इसे गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि प्रवीण कुमार ही राजेश है, यानी वही राजेश जिसने अनिल कुमार बनकर पहले रंजनी और स्तम्मा को अपने जाल में फंसाया और फिर दिविल के साथ मिलकर उनकी हत्या की, और उसके बाद प्रवीण कुमार बनकर यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर रहा था। और राजेश के पकड़े जाने के बाद दिविल का पता लगना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दैन उसके बाद राजेश ही बताता है कि दिविल कुमार भी यहीं पर विष्णु बनकर उसके साथ ही एज अ पार्टनर दोनों जने मिलकर इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करते हैं। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। ये सच्ची घटनाएं आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों तक क्राइम के प्रति अवेयरनेस पहुंचाना है, ताकि आप अपने लिए, अपनों के लिए और अपने आसपास के वातावरण के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने अंदर के इंसान को हमेशा ज़िंदा रखिए, इंसानियत ज़िंदा रखिए। धन्यवाद।